Assalamualaikum viewers, I am Akil Rahman and you are watching NIST Academy। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के लिए एक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक लाया हूँ, बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो बेटा हम पहले भी कल पढ़ चुके हैं कि किस तरह मटेरियल जो है वो फ्लो करता है, यानी एक ऑर्गेनिज़म से दूसरे ऑर्गेनिज़म के अंदर, फिर दूसरे से तीसरे में, और फिर इस तरह यानी कि वो फ्लो करता रहता है मटेरियल। तो बेटा अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है कि जो मटेरियल होता है वो ऑर्गेनिज़म्स के अंदर इन्वायरमेंट से आता है, फिर वो एक लंबी यानी कि टाइम ड्यूरेशन के बाद एक प्रोसेस में से गुज़रता हुआ वही मटेरियल जो है वो दोबारा इन्वायरमेंट में चला जाता है। तो ये नहीं है कि जो मटेरियल्स का यानी कि जो फ़्लो है वो लिमिटेड है या किसी एक जानदार के अंदर वो रह जाता है, ऐसा नहीं है। और यही वजह है कि जो एकोसिस्टम होता है, एनवायरनमेंट होता है, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो मटेरियल होता है, वो बैलेंस में रहता है। तो आज हम सीखेंगे कि असल में बायोजियोकेमिकल साइकिल्स क्या होते हैं, और स्पेशली हम डिस्कस करेंगे कार्बन साइकिल को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बायोजियोकेमिकल साइकिल्स क्या होते हैं। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स बेटा वो होते हैं जिसके अंदर यानी ये एक पाथवे है जिसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं यानी जो मटेरियल होता है वो इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिज़म्स के अंदर आता है और फिर ऑर्गेनिज़म्स के बाद दोबारा इन्वायरमेंट में चला जाता है। तो मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये यानी कि ऐसा बायोजियोकेमिकल साइकिल जो है, बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या है? ये बायोजियोकेमिकल साइकिल ये एक्चुअली आर the cyclic pathways ठीक है, through which material, ठीक है, जो मटेरियल होता है वो मूव करता है फ्रॉम environment to organisms जानदारों में, एंड और फिर वापस बैक टू द एनवायरनमेंट। यानी कि इसमें ये बात हमें समझ में आ रही है कि बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जो होते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स आर द साइक्लिक पाथवेज, यानी कि एक पाथवेज हैं, साइक्लिक पाथवेज हैं थ्रू विच मटेरियल मूव, जिसमें मटेरियल मूव करता है फ्रॉम एनवायरनमेंट टू द ऑर्गेनिज्म एंड फिर वापस बैक टू द एनवायरनमेंट। यानी जो मटेरियल है वो एनवायरनमेंट से ऑर्गेनिज्म में आएगा और फिर ऑर्गेनिज्म से वापस एनवायरनमेंट में चला जाएगा। तो इस तरह के जो साइक्लिक पाथवेज होते हैं उन्हें हम कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। तो जी यहाँ पे आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कार्बन साइकिल। तो सबसे पहले तो हमें कार्बन के बारे में पता होना चाहिए कि कार्बन क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो कार्बन बेटा एक्चुअली एक बिल्डिंग ब्लॉक है बहुत सारे बायो एलिमेंट्स के लिए, यानी कि कार्बन जो है वो बहुत से बायो मॉलिक्यूल्स बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है कार्बन फॉर मैनी बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये एक बिल्डिंग ब्लॉक भी है
बिल्डिंग ब्लॉक फॉर मैनी बायो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2 क्या है कि जो है नेचर के अंदर कार्बन जो है वो ग्रेफाइट और डायमंड की फॉर्म में भी पाया जाता है। तो हम यानी कि इस तरह भी लिख सकते हैं कि इन नेचर जो है, इन नेचर कार्बन फाउंड एज ग्रेफाइट एंड डायमंड। तो ये ग्रेफाइट और डायमंड की शक्ल में भी कार्बन जो है वो नेचर में पाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी एटमॉस्फेयर में मौजूद है और वाटर में भी। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में मौजूद है बहुत ज़्यादा मिकदार में, और कार्बन भी इसी तरह एटमॉस्फेयर में मौजूद है। तो एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। उसके अलावा रेस्पायरेशन के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और एटमॉस्फेयर में शामिल हो रही है। उसके अलावा कोल है, पीट है, बहुत सारी नेचुरल गैस है, इनसे भी इनमें भी कार्बन जो है वो मौजूद है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये और भी इसके कुछ सोर्सेज लिख देता हूँ, सोर्सेज लिखता हूँ अब मैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि कार्बन जो है वो फॉसिल फ्यूल्स में भी पाई जाती है। उसके अलावा पीट, कोल, कोयला, ठीक है, और उसके अलावा जो है नेचुरल गैस, और उसके अलावा जो है यानी कि पेट्रोलियम हो गई, पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोलियम के अलावा जो है वो यानी कि फिर दूसरे कार्बोनेट्स जो होते हैं अर्थ क्रस्ट के, वो भी कार्बन को राइज करते हैं, यानी गिव आल्सो राइज टू द कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बोनेट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, बनाते हैं। तो इस तरह यानी कि उनमें भी कार्बन मौजूद है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कार्बोनेट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट आल्सो गिव राइज द कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं कि कार्बन जो है वो कहाँ कहाँ मौजूद होती है और कार्बन किस शक्ल में मौजूद होती है। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि कार्बन जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स की, यानी बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स जो कि ऑर्गेनिजम्स के लिए रिक्वायर होते हैं, उनको बनाने वाली क्या है? कार्बन है। यानी उसमें जो बेसिक एलिमेंट है वो कार्बन है। ठीक है, यानी हम जो फूड खाते हैं वो भी ऑर्गेनिक फूड होती है और उसमें भी कार्बन मौजूद होती है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि ग्रेफाइट और डायमंड की शक्ल में भी कार्बन मौजूद है। इस तरह हमने ये देखा कि कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में मौजूद है एटमॉस्फेयर में। और फिर उसके अलावा भी हमने देखा कि जब फॉसिल फ्यूल्स की बात करते हैं तो फॉसिल फ्यूल्स में भी कार्बन है, पीट में, कोल में, नेचुरल गैस हो गया और पेट्रोलियम हो गई, इनमें भी कार्बन मौजूद है। फिर हम अर्थ क्रस्ट के कार्बोनेट्स की बात करें तो उनके अंदर भी कार्बन क्या है, यानी वो भी कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग द कार्बन। तो यानी ये तो हमारे पास आ गई कार्बन की इम्पोर्टेंस, यानी कि कार्बन कितनी इम्पोर्टेंट है। और अब हम देखते हैं कि कार्बन किस तरह यानी कि इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिजम्स के अंदर आती है और फिर किस तरह ऑर्गेनिज्म से वापस एनवायरनमेंट में चली जाती है। चलें जी, हम देखते हैं अब। अच्छा, अब सबसे जो बेसिक सोर्स है ना, यानी जो ज़रिया है
जो इन्वायरमेंट से कहाँ ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कार्बन आ रही है उसका जो बुनियादी सोर्स है वो है फोटोसिंथेसिस। अब यानी कि फोटोसिंथेसिस ही असल में वो ज़रिया है जिसके ज़रिए कार्बन जो है वो एटमॉस्फेयर से कहाँ आ जाती है, ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, मींस के ऑल प्लांट्स हो गए, ये सारे फोटोसिंथेसिस करते हैं और इस तरह इनके अंदर कार्बन आ जाती है। और इस तरह और भी बहुत सारे, जैसा कि सियानोबैक्टीरिया हैं, अब और भी प्रोटोजोआ भी हैं कुछ, और कुछ एल्गी हो गए, प्रोटिस्ट हो गए। अब ये क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो इस तरह ये एनवायरनमेंट से कार्बन को अपने अंदर ले आते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको शो करा रहा हूँ, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे ये जी फोटोसिंथेसिस हो रही है, और इस फोटोसिंथेसिस में ये बेटा आपको सनलाइट नज़र आ रही है, और जब ये सनलाइट आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पौधे में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। अब फोटोसिंथेसिस के लिए यू नो कि रॉ मटेरियल जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और वाटर होता है। अब वाटर तो बेटा ये प्लांट जो होगा वो तो ले लेगा ना रूट से वाटर, लेकिन इसको कार्बन डाइऑक्साइड बेटा कहाँ से मिलेगी? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा ये इन्वायरमेंट से लेगा। अब क्या हुआ कि जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में एटमॉस्फेयर से कहाँ हो गई? इस प्लांट में आ गई। यानी ये क्या है? ये एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर से कहाँ आ गई? प्लांट में। अब प्लांट ने क्या करना है? फोटोसिंथेसिस करनी है, और फोटोसिंथेसिस करके इसने इस कार्बन को यूटिलाइज करते हुए इसने फूड बनानी है। अब फूड क्या है बेटा? यहाँ पे C6H12O6 जिसे हम ग्लूकोज का नाम देते हैं। अब पौधों ने ये क्या कर ली है? ये बेटा ग्लूकोज तैयार कर ली है, ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज में कार्बन मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि एटमॉस्फेयर से कार्बन जो है वो एंटर हो गई कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में प्लांट्स में, और फिर वो कार्बन जो है वो ग्लूकोज की शक्ल में आ गई। अब इस तरह जो कार्बन थी वो एंटर हो गई इनटू प्रोड्यूसर्स में आ गई। ठीक है, प्रोड्यूसर्स के अंदर। और जैसे ही प्रोड्यूसर्स में कार्बन आ गई तो फिर ये एंटर हो गई फूड चेन में। अब आपको ये पता है कि जब प्रोड्यूसर्स ने प्रोड्यूस कर ली फूड, फिर उन प्रोड्यूसर्स का शिकार करते हैं कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स क्या करेंगे? इस प्रोड्यूसर को जब खाएंगे, यानी ये आ गया हमारे पास कंज्यूमर। अब ये हमारे पास क्या है? कंज्यूमर। ठीक है, अब ये कंज्यूमर्स हैं। अब ये कंज्यूमर जब प्रोड्यूसर को खाएगा तो ये फूड क्या हो जाएगी? इसके अंदर आ गई। यानी जब ये खाएगा तो कार्बन इसके अंदर एंटर हो गई। अब यानी कि ये देखें, अगर ये उन प्रोड्यूसर्स को खा रहा है तो फूड, यानी कि वो जो कार्बन थी ना, अब वो कार्बन बेटा प्रोड्यूसर से कहाँ आ गई? कंज्यूमर में। ठीक है, फिर कंज्यूमर्स में जब आ गई तो कंज्यूमर के बाद फिर आपको पता है कि जो कंज्यूमर हैं, ये वाला जो होगा ये प्राइमरी कंज्यूमर होगा, प्राइमरी कंज्यूमर। अब इस प्राइमरी कंज्यूमर को कार्निवोर्स खाएंगे। कार्निवोर्स, क्योंकि आपको पता है कि कंज्यूमर्स जो है वो दो तरह के होते हैं। एक जो होते हैं वो डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, जिन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। एक जो होते हैं वो डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स को नहीं खाते, बल्कि वो गोश्त खाते हैं, यानी वो कंज्यूमर्स को खाते हैं। तो कंज्यूमर को खाने वाले कार्निवोर्स हैं। यानी अब फूड एटमॉस्फेयर से कार्बन आ गई
प्रोड्यूसर्स में, प्रोड्यूसर से एंटर हो गई फूड चेन में यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स में, फिर प्राइमरी कंज्यूमर से कार्बन कहाँ चली गई, कार्निवोर्स में। अब यहाँ पे भी कार्बन आ गई, लेकिन ये याद रखिएगा कि अब ये ऑर्गेनिक की शक्ल में आ गई है। आई इनऑर्गेनिक थी, कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक थी, लेकिन अब ये किस में कन्वर्ट हो गई, ऑर्गेनिक में। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना ग्लूकोज, अब ये ऑर्गेनिक फूड चल रही है, अब ये ऑर्गेनिक है कार्निवोर्स में। फिर आपको यहाँ पे मैं, ये बड़ी अहम चीज़ है कि जब कार्निवोर्स जो है ना वो, उसमें प्राइमरी कार्निवोर्स भी हैं, सेकेंडरी भी हैं, टर्शरी भी हैं, जब ये होंगे। अब टर्शरी कार्निवोर्स को कोई नहीं खाता, तो जब उसकी डेथ होगी, डेड होगा वो, जब डेड होगा यानी कि डिकम्पोजर्स के ज़रिए, यानी डिकेइंग प्रोसेस होगा, जब गलने सड़ने का अमल, डिकेइंग प्रोसेस के थ्रू तब फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेंगे वो। यानी अब ऑर्गेनिक जो उसके अंदर फूड मौजूद थी, यानी ऑर्गेनिक मैटर जो मौजूद था, तो डेथ के बाद, डिकेइंग प्रोसेस के बाद वो क्या करेंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेंगे। यानी जब डिकेइंग प्रोसेस होगा, या वुड की बर्निंग होगी या फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गई, दोबारा एटमॉस्फेयर में आ गई। अब यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक साइकिल बना है कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एंटर हो गई किस में, प्रोड्यूसर्स में, और वहीं से होती हुई ये देखें फिर वो डिकेइंग प्रोसेस से वापस कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ गई, एटमॉस्फेयर में। तो यानी एटमॉस्फेयर से ही कार्बन आई है और वापस ही एटमॉस्फेयर में चली गई है। तो इसे क्या कहते हैं, कार्बन साइकिल। यानी इसमें कार्बन जो है वो रीसाइकल हो गई है, जहाँ से आई थी वापस वहीं चली गई है। अच्छा, आपको यहाँ पे एक मज़े की बात बताऊँ कि जो कार्बन साइकिल है ना, ये एक बड़ा परफेक्ट साइकिल है। मतलब जितनी कार्बन जो है वो यहाँ से एनवायरनमेंट से रिमूव होती है, उतनी ही कार्बन जो है वो दोबारा एंटर हो जाती है। इस तरह, क्योंकि एक तो ये वाला प्रोसेस भी हो रहा है, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन जो रेस्पायरेशन है अब वो तो हर टाइम हो रही है। अब जब ये कंज्यूमर जो है वो रेस्पायर करेगा या ये प्रोड्यूसर खुद रेस्पायरेशन करेंगे, तो रेस्पायरेशन में आपको पता है कि जब यहाँ पे रेस्पायरेशन होगी, रेस्पायरेशन, तो रेस्पायरेशन में जो प्रोडक्ट बनती है वो बेटा बनती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से भी दोबारा कहाँ जा रही है, एटमॉस्फेयर में। यानी कि एटमॉस्फेयर से कार्बन आ गई प्रोड्यूसर में और फिर कहाँ आ गई, कंज्यूमर में। फिर ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों रेस्पायरेशन करेंगे, ठीक है। जब ये रेस्पायरेशन करेंगे तो इन रेस्पायरेशन कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा निकाल देंगे। अब हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है इन्वायरमेंट में दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, तो इसका मतलब कार्बन जा रही है। अब ये प्रोसेस तो चलो हो रहा है ना, ये तो इजीली हो रहा है ना, और ये भी हो रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन जो है वो इन्वायरमेंट से आ रही है ऑर्गेनिज्म में, और फिर ऑर्गेनिज्म से वापस इन्वायरमेंट में जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्बन साइकिल है वो बायोजियोकेमिकल साइकिल है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिज्म में आते हैं और फिर ऑर्गेनिज्म से वापस इन्वायरमेंट में चले जाते हैं। तो ये कुदरत का असूल है। क्यों? क्योंकि इसी वजह से ही जो मटेरियल है वो एकोसिस्टम के अंदर मेंटेन रहता है। लेकिन जो हज़रत इंसान है, मीन्स कि ह्यूमन एक्टिविटीज़, वो थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब कर रही हैं। किस तरह डिस्टर्ब कर रही हैं? क्योंकि डिफॉरेस्टेशन करके, कटिंग डाउन द ट्रीज़, ठीक है, एंड पोल्यूशन काज करके, ठीक है, बर्निंग करके, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को एनवायरनमेंट में बढ़ा दी है, जिसकी वजह से आपको पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में होती है तो ये हीट को ट्रैप कर लेती है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, राइज़ हो जाता है। और फिर वो टेम्परेचर जो है वो
आहिस्ता आहिस्ता जिसे कहते हैं कि वो ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं वो उसके वजह से, गैसेस की वजह से टेम्परेचर राइज होता है, जिसे हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। और ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बढ़ रहा है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का कॉज है। तो उम्मीद है बेटा आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे साइकिल यानी कि नाइट्रोजन साइकिल को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।